हेलो, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस हमारी सर्वाधार सीरीज के इस सेशन के अंदर हम इंटरनेशनल रिलेशंस पर चर्चा करेंगे, कुछ इंटरनेशनल इश्यूज पर डिस्कशन करेंगे और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हम आज देखेंगे इस सेशन में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सिविल स्टैप के कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि पहला, हर सैटरडे हमने 5 अप्रैल से शुरू किया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम, जो 2025 में अभी बहुत ही जल्द आने वाला है। 25 मई 2025 को आपका एग्जाम होगा। उसके लिए हमने मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं। न सिर्फ मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे हमारे द्वारा, बल्कि हम साथ में उन सभी मॉक टेस्ट जो जीएस और सीसैट का हम एक दिन पर मॉक ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस दिन हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे लाइव यूट्यूब पर। हमारी टीम मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगी। हम टोटल आपको, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम आपको 6 जीएस के और 6 सीसैट के मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। और हर जिस दिन भी, जो जैसे मान लीजिए कि सैटरडे 5 अप्रैल से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, 5 अप्रैल को हमारा मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन लाइव हुआ यूट्यूब पर, और उसी वीडियो के लिंक पर अगर आप जाएंगे तो वहां जाकर आप मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप खुद से भी उसे अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा हर हफ्ते का प्लान है। ये जो हमारा प्लान है, इसके तहत आपको 6 जीएस के मॉक्स और 6 सीसैट के मॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और इन जीएस के पेपर्स में हमने इंटीग्रेट कर दिया करंट अफेयर्स को भी, तो आपका करंट अफेयर्स का भी पूरा प्रिपरेशन इसमें हो जाएगा। साथ ही हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया 6 अप्रैल से। ये भी वीकली है, हर संडे हमारी जो टीम है वो आपके साथ जुड़ेगी और आपको करंट अफेयर्स कवर कराएगी थ्रू एमसीक्यूज। हर सेशन में हम 50 एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, और हर संडे को हमारे 2 सेशन होते हैं। जैसे पिछले संडे को हमारे 2 सेशन हुए, इस संडे को भी हमारे 2 सेशन होंगे, एक सुबह 11 बजे और एक दोपहर को 2 बजे। और हर सेशन में 50-50 क्वेश्चन डिफरेंट टॉपिक्स पे कवर कर रहे हैं। अलग अलग एस्पेक्ट्स के करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं। 6 डिफरेंट टीचर 6 डिफरेंट संडेज को आपसे जुड़ेंगे और पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर एमसीक्यू मोड पर आपको वहां पर कराएंगे। ठीक है, तो इससे आपके 1.5 साल तक के पिछले करंट अफेयर्स पूरे कवर हो जाएंगे। चलिए आते हैं आज के विषय पर। आज के जो टॉपिक्स इन डिस्कशन है, एक तो पिछली बार का लेफ्ट ओवर टॉपिक इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, और दूसरा बीजिंग इंडिया रिपोर्ट 2024। तो पहले इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को देखते हैं। देखिए, क्यों है चर्चा में इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। प्रधानमंत्री मोदी जी, जो अभी उनकी एक मीटिंग हुई बांग्लादेश के चीफ एक एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के साथ बैंकॉक में, क्योंकि बिम्स्टेक की जो है वो एक समिट चल रही थी, तो वहां पर उनकी मीटिंग हुई बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस साहब से। ठीक है, अब ये पहला ऑफिशियल इंटरेक्शन था इन दोनों का जब से बांग्लादेश की पिछली प्रधानमंत्री गई हैं शेख हसीना, क्योंकि ये माना जाता है कि भारत के रिलेशन जो पिछली सरकार थी उससे बहुत अच्छे थे, और ये जो नई रिजीम है इसमें उस सरकार को पसंद नहीं किया जाता है बांग्लादेश में। तो ऑब्वियस है इसका असर भारत पे भी पड़ेगा। भारत क्योंकि पिछली सरकार के क्लोज था, तो इसीलिए भारत को पॉजिटिव लाइट में नहीं देखा जा रहा है बांग्लादेश में आजकल। ठीक है, तो इसी के जरिए अब देख लेते हैं कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस का बेस या आधार क्या है। पहले डिफेंस कॉपरेशन, किन किन चीजों में भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, वो है पहले जॉइंट एक्सरसाइजेज। ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइजेज एक दोनों देशों की आर्मीज एक एक्सरसाइज करती है जिसे कहते हैं एक्सरसाइज संप्रीति। उसके अलावा एक्सरसाइज बोंगो सागर एक नेवल एक्सरसाइज है दोनों देशों के बीच में, बे ऑफ बंगाल में की जाती है। उसके अलावा कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, इंडिया और बांग्लादेश की नेवीज एक साथ जो अपने कोस्ट को की पेट्रोलिंग करती हैं, तो ये कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं जो हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। साथ ही अगर हम इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस के बारे में देखें, तो बांग्लादेश भारत का साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। समझ सकते हो आप, बांग्लादेश साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। उससे ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हम साउथ एशिया में किसी देश के साथ नहीं करते। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में दूसरा सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट वॉल्यूम में ट्रेड हम बांग्लादेश के साथ ही करते हैं। और अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बायलैटरल ट्रेड 12.9 बिलियन यूएस डॉलर का था, और अगर इंडिया का एक्सपोर्ट देखें तो वो था 11.06 बिलियन यूएस डॉलर का। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट इतनी बड़ी वॉल्यूम में होता है। कॉटन, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग गुड्स हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट्स यूएस डॉलर 1.8 बिलियन के हैं,
हम कपड़े, क्योंकि बांग्लादेश का जो अपैरल है सेक्टर है बहुत ग्रो कर गया है, तो अपैरल, जूट, एरोस्पेस पार्ट्स, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एनर्जी और कनेक्टिविटी में इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, अभी देखो एक पहला क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन बनाया गया है जिसकी कैपेसिटी है 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। ठीक है, और ये जो पाइपलाइन बनाया जा रहा है इसके जरिए हाई स्पीड डीजल जो है वो पहुंचाया जाएगा। तो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए हाई स्पीड डीजल जो है वो पहुंचाया जाएगा और इसकी टोटल कैपेसिटी है 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। एक साल में हम इतना वहां पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारे और उनके रिलेशंस को अच्छा बनाने के लिए ये भारत की तरफ से एक स्टेप लिया गया है। साथ ही कुछ और प्रोजेक्ट है जैसे अखौरा अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट, रेल कनेक्टिविटी के लिए, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन एक और डेवलप की जा रही है, मैत्री सेतु बनाया जा रहा है फ्रेंडशिप ब्रिज, और उसके अलावा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जिसे बांग्लादेश और इंडिया के द्वारा जो है वो बनाया जा रहा है। तो इसमें इंडिया की एनटीपीसी और बांग्लादेश की जो है एक कंपनी, ये दोनों मिलकर इसको बना रहे हैं। ठीक है, और कई अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी दोनों देश एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं। कौन कौन से? जैसे सार्क हमें पता है, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, उसके अलावा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और साथ ही बिम्स्टेक। इन सभी इंटरनेशनल एसोसिएशन में भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ हैं। उसके अलावा मतलब दोनों इनके जो हैं वो एसोसिएट्स हैं, तो इसी वजह से तो शायद बातचीत करने में थोड़ी आसानी हो पाती है इन इंटरनेशनल एसोसिएशंस की वजह से। ठीक है, उसके अलावा अगर बायलैटरल रिलेशन देखें अब दोनों देशों के, तो उसमें जब तक शेख हसीना थी तो भारत के रिलेशन बहुत अच्छे थे, क्लोज इंडिया हसीना टाइज माने जाते हैं। लेकिन इसके बाद से जब से उनकी रिजीम खत्म हुई है, नई रिजीम में भारत को पसंद नहीं किया जा रहा है और यह समझा जाता है कि परसीव ऐसे किया जा रहा है कि इंडिया जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता है बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स में। ऊपर से चाइनीज इन्फ्लुएंस बांग्लादेश पर, बांग्लादेश ने चाइना बैक्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है, जो भारत के लिए जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ पार्टनर ऑफ दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, उसके अलावा मेजर चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी बांग्लादेश में की गई है, जिसकी वजह से बांग्लादेश का झुकाव चाइना की तरफ ज्यादा रहा है। ऑल्दो रिसेंटली अभी हमने सुना था कि जो कुछ रशियन वॉरशिप्स जो हैं वो बांग्लादेश के डॉक्स पे देखे गए आफ्टर ऑफिशियल विजिट बाय बांग्लादेशी ऑफिशियल्स टू रशिया। तो इसकी वजह से ये देखने को मिला है कि बांग्लादेश ने अपनी निर्भरता जो है उनकी जो इंटरनेशनली उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है। वो चाइना पे बहुत ज्यादा निर्भर थे, अब उन्होंने उसमें रशिया को भी एक पार्टनर बनाने की कोशिश की है। ऑल्दो ये हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी चाइना पर उनकी डिपेंडेंस अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके अलावा बॉर्डर एंड माइग्रेशन इश्यूज, बहुत सारे इलीगल इमिग्रेशन देखे जाते हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश से। रोहिंग्या क्राइसिस एक बहुत बड़ी समस्या है, और ट्रैफिकिंग, इंसर्जेंसी, यूएलएफए कैंप्स। अब देखो एक यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम है, इसको भी बांग्लादेश से बैकिंग मिलती रहती है, तो इसी वजह से ये हमारे लिए बहुत सारे कंसर्न हैं जो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। ऊपर से पब्लिक मिसट्रस्ट डेवलप हो गया है, इंडिया को लेकर अच्छा जो है वो शायद माहौल नहीं है बांग्लादेश में। कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं आए दिन बांग्लादेश में, जैसे इंडिया आउट कैंपेन। ठीक है, तो ये दिखाता है कि शेख हसीना के जाने के बाद इंडिया के लिए फेवरेबल माहौल नहीं है इस समय पर बांग्लादेश की इस करंट गवर्नमेंट रिजीम के साथ। ठीक है, और वे फॉरवर्ड देखिए अगर, तो हम क्या किया जा सकता है। देखो अब हम क्या कर सकते हैं कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी की जा सकती है थिंक टैंक के जरिए, जैसे मतलब हमारे जो रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं उनका यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि पहले रिलेशन बहुत अच्छे थे, तो उनके जरिए वापस से रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। जो उनके भी रिटायर्ड और हमारे रिटायर्ड जिनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे, तो उनका यूज किया जा सकता है। बांग्लादेश एंगेजमेंट फोरम के जरिए हम जो इंडियन बॉर्डर स्टेट्स हैं उनको उनके सीएम्स के साथ उनको एंगेज करके जो एक कोलैबोरेशन बना सकते हैं, और कल्चरल एक्सचेंज और साथ ही इकोनॉमिक एक्सचेंज जो है वो अच्छे वॉल्यूम में हम शुरू कर सकते हैं, तो जिससे शायद बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन नॉर्मलाइज होने शुरू हो जाए। साथ ही हम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल और एक्ट ईस्ट फोरम के जरिए भी बांग्लादेश के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल जो हमारे जो एक दूसरे के साथ जो संबंध है उनको हम
इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के जरिए, या बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एमवीए अग्रीमेंट के जरिए उनको और बेहतर बना सकते हैं। तो मतलब मोटर व्हीकल अग्रीमेंट है इन चारों देशों में, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ये चल रहा है जो इसके जरिए हम कर सकते हैं। जब रोड कनेक्टिविटी बनाई जाएगी और कल्चरल लेन देन इस देश के साथ हमारा शुरू होगा तो शायद बेटर एनवायरनमेंट दोनों देशों के बीच में बन पाएगा। ठीक है, ऊपर से हम बॉर्डर मैनेजमेंट में CIBMS मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर सकते हैं, स्मार्ट फेंसिंग कर सकते हैं, ड्रग्स को रोका जा सकता है क्रॉस बॉर्डर ले जाने और आने से। ठीक है, और स्मगलिंग जो है वो रोकनी होगी। तो ये बॉर्डर मैनेजमेंट में ये सब चीजें जो है दोनों देशों को मिलकर करनी होंगी और इसी के जरिए जो है वो शायद इश्यू सॉल्व हो सकते हैं। पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाने की जरूरत है, जैसे हमें एक कल्चरल कॉरिडोर बनाना होगा बांग्लादेश के साथ। इंडियन सिनेमा जो वहां पर एक अच्छी पकड़ रखता है तो उसकी पहुंच को और ज्यादा बढ़ाना होगा। लिटरेचर, क्लासिकल आर्ट्स, ये हमारी जो कॉमन हेरिटेज है उसको भी हमें वहां पर प्रमोट करना होगा। स्कॉलरशिप्स जैसे सुबोर्णो जयंती स्कॉलरशिप जो बांग्लादेशी यूथ को दी जाती है, तो ये भी हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन से। तो देख लेते हैं कि जो आप देख सकते हो एग्जाम में। तो पहला, विद रेफरेंस टू इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, exercise Bongo Sagar is a joint naval exercise between India and Bangladesh. First. Second, India-Bangladesh friendship pipeline transports natural gas from India to Bangladesh. Third, Maitri Super Thermal Power Project is a joint venture between NTPC and Bangladesh Power Development Board. ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं। अब मैं एक एक करके सबके बारे में आपको बताता हूं। देखो, बोंगो सागर हमने अभी देखा था। बोंगो सागर क्या है? बोंगो सागर ये देखो, बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज है, संप्रति आर्म्ड एक्सरसाइज है, और कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल तो चलो नेवल एक्सरसाइज है ही। दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं अपने कोस्टल बॉर्डर की। ठीक है, तो यहाँ पे बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज है, बिल्कुल ठीक, इसमें कोई गलती नहीं है, दिस इज करेक्ट। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, हाँ ये अभी डेवलप की जा रही है, जो इसके जरिए नेचुरल गैस नहीं, हाई स्पीड डीजल इंडिया से बांग्लादेश पहुंचाया जाएगा। ठीक है, 1 मिलियन मेट्रिक टन जिसकी कैपेसिटी है, ठीक है, उस पाइपलाइन की। तो ये वाला रॉन्ग है। तीसरा, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसमें ये जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी हमारा इंडिया का और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड इनके बीच में। तो दिस फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। तो इसकी वजह से आपका आंसर क्या जाएगा? ए। ठीक है जी, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which of the following initiatives or mechanisms are aimed at enhancing regional connectivity and cooperation involving India and Bangladesh? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स अभी शुरू किए गए हैं? एक अखौरा अगरतला रेल लिंक हमने पढ़ा कि हाँ बिल्कुल रेल लिंक डेवलप किया जा रहा है। BBIN मोटर व्हीकल अग्रीमेंट, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, जिसके जरिए चारों देशों में रोड कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ किया जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये भी एक इनिशिएटिव है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, हाँ ये 2019 से इंडिया बैक्ड इनिशिएटिव है, तो ये भी जो है जिसके जरिए हम कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चौथा है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो ये एक्चुअली बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नॉट विद रीजनल कनेक्टिविटी, ये ध्यान रखना, ये जो है ये बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, ना कि रीजनल कनेक्टिविटी से। ये तीनों है रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है, ये रीजनल कनेक्टिविटी एंड कॉपरेशन है। ठीक है, ये नहीं है तो ये आपका ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में नहीं है वो वाला करेक्ट होगा। 1 2 3 यानी आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक कर लिया इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, और साथ ही में हमने इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देख लिए। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब अगला जो न्यूज आइटम है उसको देख लेते हैं, बीजिंग इंडिया रिपोर्ट 2024। ठीक है, ये बीजिंग इंडिया रिपोर्ट 2024 अभी एक बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 उसकी 30वीं सालगिरह मनाई गई है, 30th एनिवर्सरी ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995। अब मैं आपको ना सबसे पहले ये दिखा देता हूं
कि बीजिंग डिक्लेरेशन 1995 का था क्या। ठीक है, अब किससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा आपसे। बीजिंग डिक्लेरेशन ये चौथी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई जो महिलाओं के ऊपर, उससे संबंधित है बीजिंग डिक्लेरेशन ऑफ 1995। इसके अंदर तकरीबन 189 देश जो है इन्होंने इसको अपनाया था और एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट तैयार किया गया महिला अधिकारों पर, जेंडर इक्वालिटी पर और 12 इंपॉर्टेंट एरियाज में, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आते हैं। तो इस पर था ये। ठीक है, अब इसको हुए 30 साल हो गए हैं, 30th एनिवर्सरी थी। तो अब ये बीजिंग इंडिया रिपोर्ट आई है और इसमें एक चीज पर ध्यान दिया गया कि कितने इंडिया ने एक्शंस लिए हैं जेंडर इक्वालिटी हासिल करने के लिए। ठीक है, तो कितना, किस स्तर पर भारत ने एक्शन लिए उसके लिए। तो अब बेसिकली ये देखो, तो ये चाइनीज थिंकर्स के द्वारा बायलेटरल असेसमेंट की जाती है इंडिया की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक रोल पर। ठीक है, और साथ ही में इसमें मकसद ये है कि इंडिया और चाइना की जो टाइज हैं उनको दोबारा से रिकैलिब्रेट या रीएस्टैब्लिश किया जाए और बॉर्डर टेंशंस को भी कम किया जाए। और बेसिकली इंडिया का इवॉल्विंग इंटरेस्ट दिखाता है इंडिया के प्रति, कि चाइना का इवॉल्विंग इंटरेस्ट दिखाता है कि किस तरीके से अब वो इंडिया को देखते हैं। ऑल्दो एक समय था जब इंडिया वाज सीन एज एन एनिमी बाय चाइना, बट नाउ इट इज नॉट द केस। उन्होंने एक नए तरीके से भारत को देखना शुरू किया है, जिसमें वो अपने एक ऐसे पार्टनर की तरह देखते हैं जिसकी डेवलपमेंट को लेकर चाइना इज कंसर्न। ठीक है, जो भारत में जेंडर इक्वालिटी को लेकर कंसर्न है, तो इसीलिए ये रिपोर्ट कुछ वैसे ही दिखाती है। ये जेंडर इक्वालिटी इनसाइट जो है, ये जो बीजिंग डिक्लेरेशन आया है उसमें, तो बीजिंग डिक्लेरेशन जो 1995 के बाद हुआ था, उसके बाद से भारत की क्या प्रोग्रेस हुई उसको एनालाइज करता है। तो जेंडर रिस्पॉन्सिव लॉज, जैसे अब डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर भारत में क्या लॉज बनाए गए उस पर एनालिसिस है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, इसको लेकर क्या लॉज बनाए गए या क्या बाय लॉज बनाए गए। ठीक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किस हद तक किया गया भारत में। ठीक है, और जो लैक ऑफ, अब ये जो है कुछ चीजों को उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया इस रिपोर्ट में कि क्यों जो है कुछ गैप्स देखने को मिल रहे हैं मेल और फीमेल्स के अंदर। तो वो उन्होंने बोला कि लैक ऑफ जेंडर इंटीग्रेशन इन क्लाइमेट पॉलिसीज स्पेशली इंपैक्टिंग रूरल वुमेन। तो मतलब जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके प्रति कोई भारत सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो ये इसको लेकर चिंता जताई है। और यह भी कहा गया कि जेंडर रिस्पॉन्सिव क्लाइमेट एक्शन की जरूरत है, मतलब इस तरीके का माहौल बनाने की जरूरत है जिससे महिलाओं को ज्यादा बेहतर मौके मिल सके शिक्षा में और अलग अलग फील्ड्स में। ठीक है, तो ये इस पर रिपोर्ट लाई गई है जिसमें भारत को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं और क्या भारत ने अपने व्यवस्था में बदलाव किए हैं या अपने लॉज में बदलाव किए जिससे कि भारत जेंडर इक्वालिटी हासिल कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंटली रिलीज्ड बीजिंग इंडिया रिपोर्ट 2024 कमेमोरेटिंग द 30th एनिवर्सरी ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन प्राइमरली हाइलाइट्स द फॉलोइंग। फर्स्ट, इंडिया's टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट। हाँ, ये भी है। स्टेटस ऑफ इंडिया चाइना ट्रेड एग्रीमेंट पोस्ट गलवान क्लैश। थर्ड, India's progress and policy gaps in achieving gender equality. Fourth, China's recognition of India's leadership in G20 climate negotiations. देखो ये चार दिए। अब क्योंकि हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ा है तो इससे संबंधित अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, बट सेकंड और फोर्थ नहीं। देखो गलवान क्लैश कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, तो बीजिंग डिक्लेरेशन तो 1995 का है, गलवान क्लैश 2020 कोई मतलब ही नहीं। G20 में भारत को लीडरशिप रोल मिले उसका भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो क्लाइमेट नेगोशिएशन तो कोई मतलब नहीं है इन दोनों का। लेकिन पहला, इंडिया का टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट, इस पर इस रिपोर्ट में बात है, करेक्ट है। दूसरा, इंडिया की जो प्रोग्रेस है, जो पॉलिसी गैप्स हैं जेंडर इक्वालिटी ना हासिल करने में, उसको हाईलाइट किया इस रिपोर्ट ने, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर रॉन्ग, तो आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995. इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल यूएन स्टेट्स, यूएन मेंबर स्टेट्स दैट साइंड इट.
लीगल बाइंडिंग है, ठीक है। इट एड्रेसेस जेंडर इक्वालिटी अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। Third, it was adopted at Fourth World Conference on Women attended by over 180 governments. It primarily focuses on climate change as a gender issue. ठीक है, तो देखिए, अब देखो इसके अगर हम इसको देखें, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, ये देखो, बीजिंग डिक्लेरेशन इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग बट इट इज अ ग्लोबली अग्रीड पॉलिसी फ्रेमवर्क। मतलब इसमें देशों ने आपस में समझौता करके इस पर 189 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने इस पे हस्ताक्षर किए कि हाँ हम इन पर मानेंगे और ये सारी चीजों को हम फॉलो करेंगे। लेकिन ये कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है कि ऐसे लॉ आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जो कहता है ये लीगल बाइंडिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ऑन यूएन मेंबर स्टेट्स ऑल्दो 189 मेंबर्स हैज बीन पार्टनर और एसोसिएट विद इट, बट उन्होंने उनके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। इसमें जेंडर इक्वालिटी अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इसको एड्रेस किया गया है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी जो 1995 में, वहां पर 180 देशों की सरकारों के द्वारा जो है इसको अटेंड किया गया था, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, इट प्राइमरली फोकसेस ऑन क्लाइमेट चेंज एज अ जेंडर इशू। नहीं, क्लाइमेट चेंज नहीं है, बट द क्लाइमेट कंड्यूसिव फॉर women to grow और to become gender neutral, तो वो इसमें फोकस है, ना कि क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, यानी 2 और 3 आर करेक्ट, यानी आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ठीक है। तो दिस वाज आवर सर्वाधार सेशन। तो सर्वाधार सीरीज में हमारी ये आज जो क्लास थी, ये हमारी 9th क्लास थी इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई। नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ ऐसे ही जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को कवर करेंगे, तो जिससे कि क्या होगा कि आप जब एग्जाम तक पहुंचेंगे तो ऐसे जितने भी इश्यूज हैं इंटरनेशनल रिलेशंस या एसोसिएशन से जुड़े हुए या इंटरनेशनल समिट से जुड़े हुए, वो सब आप कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो आप रेगुलर अगर वीकली ये सेशन फॉलो करते हैं तो इट विल हेल्प यू अलॉट। और दूसरा मैं बता दूं, अगर आपको करंट अफेयर्स प्रॉपरली कवर करना है तो हमारा संडे को जो हमारी क्लास हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सिविल स्टाफ आईएएस चैनल पर, करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उसको जरूर अटेंड कर लें। सुबह 11 बजे क्लास होगी एक संडे को, और एक 2 बजे, 2 डिफरेंट टीचर्स 50-50 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कशन करेंगे, वो मस्ट सी है आपके लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत।